क्या लिखा है मैंने? व्हाट डज इट मीन? हेलो। हाँ, क्या बताया आपने? हैं? RCH है? हाँ, यही मैं पूछ रहा था तुम्हारे से। इनमें कौन सही है? RCH? इसमें कौन सही है? CDR। सुनते रहो अभी पूरा, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना सुनते रहो। इन दोनों में कौन सा सही है? IMR नहीं सही है? ये दोनों सही है। ये दोनों सही है। ठीक है। इन दोनों में कौन सही है? IUDS। कितने बच्चे कह रहे हैं सही है? बाकी क्यों नहीं बोल रहे? बाकी काहे नहीं बोल रहे हो? बताओ जी। सही है। चलिए, RCH, CDR, MMR, IUDS और IMR, इनकी फुल फॉर्म आप अपनी कॉपी में लिखिए जल्दी से। मैं एक मिनट काम करूँ।
क्या? हाँ, मुझसे ज्यादा ना। कर लिया बच्चों। RCH का मतलब एंड चाइल्ड प्रोग्राम। प्रोग्राम। CDR का मतलब MMR का मतलब IMR का मतलब IUDS का मतलब ये अभी तक कुछ फॉर्म आपने आई आपके उसमें है ना। अभी और आएंगी। अभी और टर्म्स भी बीच बीच में आएंगी। तो इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो इन फॉर्म पे भी बन सकता है, इनसे संबंधित बन सकता है ना। पूछ रहे कि इसका पूरा मतलब बताइएगा। अभी बहुत सारी फॉर्म और आएंगी जो आपको याद रखनी, उन्हें बीच बीच में हम जिक्र करते रहेंगे। मदर मोर्टेलिटी रेट, माता की मृत्यु दर जब वो बच्चे को जन्म दे रही होती है। तो इस प्रोग्राम के द्वारा दोनों की IMR और MMR इसके द्वारा जो है, इस कार्यक्रम के द्वारा क्या कर ली गई है, हमने कम कर दी है, रिड्यूस कर दी। चलिए, एक अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या क्या क्वालिटी या क्या क्या करेक्ट, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए बताइए। इसने तो इल्मा ने तो एक ही पकड़ रखा है, इजीली अवेलेबल। कल भी इसका यही पॉइंट था। एक एक जना एक एक बताएगा। सबसे पहले यूजर फ्रेंडली है, यूजर फ्रेंडली फ्रेंडली नंबर 1, नंबर 2 इजली, नंबर 3 इफेक्टिव, इजीली अवेलेबल। हो गया भाई। नो साइड इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट और रिवर्सिबल, रिवर्सिबल होना चाहिए। क्या है, और क्या होना चाहिए? चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए सर। हाँ, नॉट इंटरप्ट, नॉट इंटरप्टेड, वो इंटरप्शन ना करे किसकी चीज में, सेक्सुअल ड्राइव, सेक्सुअल डिजायर एंड सेक्सुअल एक्ट, इनमें ये बाधा उत्पन्न ना करने वाला होना चाहिए। ठीक है नहीं? ऐसे कंट्रासेप्टिव को पॉपुलर आम किया जा सकता है या हो जाता है अपने आप। वर्ल्डली पॉपुलेटेड कौन सा कंट्रासेप्टिव यूज किया जा रहा है जो वर्ल्ड में पूरे पॉपुलेटेड हो है? मैन कॉन्डोम। कॉन्डोम के साथ कौन है? Man। और इंडिया में कौन सा पॉपुलर है? IUDS। ठीक, 3 नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव के मेथड पढ़े, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा इफेक्टिव है? कौन कौन से पढ़े थे आपने? नेचुरल में कौन कौन से पढ़े थे? पीरियोडिक एसिस्टेंट, हाँ, विड्रॉल, हाँ,
और नेक्स्ट इज एमेनोरिया। इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा इफेक्टिव है? हैं? पीरियोडिक पीरियोडिक, लैक्टेशनल, कोई सा भी नहीं। कोई सा भी नहीं। इसके बाद दूसरे क्या पढ़े आपने? बैरियर्स पढ़े हैं। बैरियर्स कितने पढ़े आपने? 5। कौन कौन? हाँ जी। डायफ्राम Pills? बैरियर है पिल्स? नो सर। बैरियर केवल बैरियर बताने हैं। सर्विकल कैप सर्विकल कैप, डायफ्राम डायफ्राम, वॉल्ट्स वॉट्स और जेली सर जी वो क्रीम हल्का। ये है बैरियर में या नहीं है? हैं? बैरियर का प्रिंसिपल क्या है? सर जी हैं? सर जी उनकी मीटिंग में हाँ, बैरियर का प्रिंसिपल क्या है? फिजिकली मीट नहीं होने देना है हमें। किसकी सहायता से? बैरियर की सहायता, बैरियर की सहायता से उन्हें फिजिकल मीट नहीं होने देना है। और दूसरी बात है, ये इजिली यूजेबल है। एक जो पार्टनर्स हैं वो अपने आप इसे यूज कर सकते हैं। इसमें किसी डॉक्टर या एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं है। तो ये बैरियर में नहीं आता। ये बैरियर में नहीं आता। वो अलग ही श्रेणी है आईयूडीएस, है ना? इनमें इंडिया में कौन सा प्रचलित है? इंडिया में कौन सा प्रचलित है? चारों में सर जी हाँ, बताया था मैंने। सर जी आपने आईयूडीएस इंडिया में वो मोस्ट पॉपुलर मैं तो अब ये मैंने विकल्प छोटा कर दिया भाई, उससे गायब कर दिया। अब इसमें से कौन बताएंगे आप? हैं? तो इसमें कौन है? क्योंकि मैंने बताया था सर्विकल कैप यहाँ यूज नहीं होती, जनरल जानते भी नहीं लोग बाग। डायफ्राम के बारे में भी नहीं जानते और वॉल्व्स के बारे में भी नहीं जानते। इसके बारे में सरकार भी पूरा प्रचार प्रसार करती है ना? अच्छा, जो हार्मोनल आईयूडीएस है वो क्या करती है? हार्मोनल, हार्मोनल भी होती है ना, एक सिंपल होती है, एक हार्मोनल होती है। ये क्या करती है हार्मोनल? फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। चलिए नंबर 2, स्पर्म की एंट्री को सर मोर्टेलिटी को सप्रेस करेगी सर। पहले तुम्हारा आ जाएगा, इसमें तो आ जाएगा ये, है ना? लेकिन अगर क्रम से चल रहे हैं तो इस तरह से याद करो कि हम उन्हें भी कवर कर लें और इन्हें भी कवर कर जाए। ये पॉइंट है इसमें कि वो उसे बैन करते क्योंकि सर्विक्स को कंडेंट कर देती है वो, है ना? इसमें तो आ जाएगा ये हार्मोनल में, लेकिन आईयूडीएस में नहीं आएगा। तो आईयूडी पहले आईयूडीएस की लिख दो सारी, क्या क्या है, क्या क्या है? इसकी पहला पॉइंट है, स्पर्म की मोर्टेलिटी को सप्रेस कर देगी। सबसे पहले तो यही बताना है क्या करेगी? फैगोसाइटोसिस। नंबर 2 पे स्पर्म की मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी अलग होता है, मोर्टेलिटी अलग होता है। मोर्टेलिटी कहते हैं मूवमेंट, उसे क्या कर देती है? सप्रेस कर देती है, घटा देती है, बहुत घटा देती है। तीसरा क्या घटा देती है? कैपेसिटी सप्रेस कर देती है। फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी है वो सप्रेस। ये तो आए 3 इसमें, ये तो सारी आईयूडीएस करेंगी। अब हार्मोनल जुड़ गया तो सबसे पहले क्या करेंगी? इम्प्लांटेशन को बैन करेंगे। तीसरा सर्विकल, क्या करेगी? सर्विस तो क्या करेगी? सर्विक्स से एंट्री जो है उसे भी क्या करेगी? वो बंद करेगी, रोकेगी। तो ये 5 इफेक्टिव फैक्टर जो है हार्मोनल इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस करती है। ठीक है? पिल्स क्या करती है? पहले तो बताओ पिल्स क्या है? सर जी हार्मोन टैबलेट नहीं हार्मोनल हार्मोनल टैबलेट्स हैं। यस सर। हार्मोनल टैबलेट्स हैं जिन्हें टैबलेट्स का कह के क्या कहा जाता है? Pills. पिल्स कहा जाता है।
क्या है ये? सर एक तो ओनली प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस हो सकती है और कॉम्बिनेशन में। हाँ, एक दोनों वाली हो सकती है, जी। ठीक है। करती क्या है ये? इनका कौन सा प्रिंसिपल क्या है काम करने का? बताओ इनका काम क्या है, क्या करती है ये? प्रोजेस्टेरोन को वेरी गुड। ये ओवुलेशन ही नहीं होने देती, इम्प्लांटेशन को भी बैन करती है, मैंने बताया था। ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन और तीसरा, तीसरा बताओ। तीसरा भी तो बताओ। सर जी प्रोजेस्टेरोन लेवल को हाई नहीं बनेगी। तो ठीक है, और क्या होगा? इसको कंपेरेटिवली डाल सकते हैं करना तो साइड सच है, इसको साइड कर बस जब ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें आ गया, उसमें आ गया। और क्या करती है ये? सर्विकल म्यूकस के साथ कुछ करती है ये? क्या? सर्विकल म्यूकस की क्वालिटी को चेंज कर देती है, सर जिससे कि स्पर्म की एंट्री ना हो सके, है ना। तो हम जब हम पढ़ रहे हैं तो टू द पॉइंट सारा पढ़े, जाने पॉइंट्स वाइज पॉइंट क्या क्या काम वो करती है। चलिए भाई, पिल्स हो गई, है ना। कोई नॉन स्टेरॉइड पिल्स भी याद है आपको, जिसमें स्टेरॉइड यूज ना हो रहा हो? कौन है वो? सहेली सहेली। अच्छा, पिल्स कितने दिन खाई जाती है जो सामान्य है? 21 days। हैं? 21 days। 20। all contraceptive pills are taken range from 21 days, 28 days, 7 days, 7 to 21 days, all। जितनी भी पिल्स हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए लेने वाली, उनकी कितने दिन कितने दिनों तक ली जा सकती हैं? 21 डेज लेनी है, ठीक है। 28 डेज, 7 डेज, 7 days to 21 days। पिल्स कौन कौन सी हैं वैसे? एक तो स्टेरॉइड पिल्स हैं, एक नॉन स्टेरॉइड पिल पूछे तो वीकली, और अगर ऑल जोड़ दे तो भैया 7 भी तो है उसमें जुड़ा हुआ, 7 to 21 डेज की रेंज बैठती है तब, है ना। अगर सारी डालते, है ना। नॉन स्टेरॉइड पूछे तो, नॉन स्टेरॉइड पूछे तो वीकली, स्टेरॉइड पूछे तो 21 डेज, ऑल सम्मिलित कर दे तो, और अगर कुछ भी ना कहे और 7 डेज का विकल्प ही ना हो तो वो यूनिवर्सल, ठीक है। ये कई बार विकल्प के ऊपर भी डिपेंड कर जाता है कि हमें आंसर को किसे चॉइस करना है, कि सर ने जो बताया था वो तो इसमें दिख ही नहीं रहा है, तो तब आपको अपना दिमाग लगाना होता है थोड़ा चॉइस, क्योंकि कभी कभी विकल्प भी आंसर को इशारा कर देते हैं कि क्या आंसर इस विकल्प के साथ बैठने वाला है, तो उसे भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है बच्चों। चलिए, इसके बाद इन मेथड के बाद और कोई मेथड बचता है क्या कॉन्ट्रासेप्टिव का? परमानेंट बच गए। परमानेंट में कौन कौन है? और और यही है दो, इंस्ट्रूमेंटल है, डॉक्टर्स के द्वारा किए जाते हैं, इसका बहुत मिसयूज भी होता है ना। और लगभग कितने होते हैं? 1/5 जितनी भी कंसीविंग होती हैं, जितने भी इम्प्लांटेशन होते हैं, प्रेगनेंसी होती है, उसका 1/5 पार्ट जो है इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है? डेस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? किसके द्वारा किया जाता है? एमटीपी के द्वारा। एक टर्म्स और कल लिखना भूल, मैं लिखा, ये भी तो आ गई थी कल। यस सर, एमटीपी भी आ गया।
है ना? ठीक। तू रहने दे, तो 10 मिनट तो शर्माएगा, तू पीछे खड़ा है। हाँ, एमटीपी की फुल फॉर्म क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है ये, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और इसके लिए क्या कोई एक्ट बना हुआ है बेटा इंडिया में? सर कौन से सन में बना था? 1971 1971 एक सन तो ये याद रखना है। और ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का पहला नाम परिवार नियोजन परिवार, और ये कब लागू हुआ भारत में? 1950। इस सन के साथ कुछ उपाधि जुड़ी हुई है क्या भारत की? हाँ, भारत दुनिया का ऐसा पहला देश था जिसने जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर चाइल्ड प्रोग्राम लागू किए करने वाला सबसे पहला देश था। ठीक है ना? ये भी याद रखना है। इसका पहला नाम फैमिली प्लानिंग था 1971 में। और इसमें अमेंडमेंट कब किया गया? 2017 चलिए, अगर एक लेडी, एक कपल जो है डॉक्टर्स के पास आया है और उनकी प्रेगनेंसी जो है मोर देन 12 वीक्स है, डॉक्टर के पास आया है, ठीक है, क्या वो डॉक्टर उसकी सर्जरी कर सकता है? हैं? क्यों, उसे आती है सब सर्जरी करनी, कर देगा? हाँ सर, नहीं, दो डॉक्टर की सलाह लेनी। कम से कम 2 डॉक्टर्स की सलाह होनी चाहिए। हाँ, अगर वो डॉक्टर दूसरा कोई भी हो, अगर वो हस्बैंड और वाइफ दोनों गायनेकोलॉजिस्ट हैं तो 2 डॉक्टर की सलाह हो गई। अगर 2 डॉक्टर की सलाह एक ही टेबल पे आ गई, है ना? मेडिकल सर्टिफिकेट लिए हुए 2 व्यक्ति होने चाहिए। और आपने देखा कि आजकल पैटर्न चल रहा है ये कि कॉम्बिनेशन में क्लिनिक खुलते हैं, एक जगह दूसरा क्लिनिक, तीसरी जगह। तो जो एक्ट है देखो कि भाई इतनों की सलाह इतनों की सलाह, तो उसमें इजी रहता है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा और कुछ पढ़ा आपने? ये चीजें पढ़ी कल आपने, है, यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। आज हम कुछ सीरियस बातें करेंगे, गंभीर बातें करेंगे, मुद्दे से जुड़ी हुई कुछ गंभीर बातें हैं जो सब बच्चों को मैंने कल भी कहा था जाननी चाहिए। एस टी डी और एस टी आई, पहले इन्हें एसटीडी कहा जाता था, अब क्या कहा जाता है? व्हाट आर दीज? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ठीक है बच्चों, यानी ये वो इन्फेक्शन है जो सेक्सुअल एक्ट के द्वारा एक पार्टनर के द्वारा दूसरे पार्टनर में या एक मैन के द्वारा दूसरे मैन में फैलते हैं। कई पैथोजेंस हैं, कई ऑर्गेनिज्म हैं, 30 से ज्यादा है जो इस तरह की इन्फेक्शन को फैलाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ इन्फेक्शन ऐसे हैं जो ज्यादा वाइडली स्प्रेड हैं। ठीक है, उन्हें हम अध्ययन करेंगे, कैसे फैलते हैं ये जनरली। हमने कहा कि भैया जो सेक्सुअल एक्टिविटीज है उनके द्वारा ये फैलते हैं, है ना, चाहे वेदर इट इज ओरल, एनल, वेजाइनल, और कुछ तो ऐसे हैं बाय टचिंग भी है, बाय टचिंग भी। मुद्दा गंभीर है, इसलिए सिंसियर रहने की आवश्यकता है। और इस पे कोड में खाज वाली बात यह है कि इनके सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं बच्चों, शुरू के सिम्टम्स बहुत हल्के होते हैं, और फीमेल में तो ये
सिम्टम्स दिखते ही नहीं। जब तक दिखते हैं स्टेज चेंज हो चुकी होती है ना, स्टेज बदल चुकी होती है। और फिर कभी कभी तो मामला बहुत गंभीर बन जाता है, इतना गंभीर बन जाता है या तो कोई बड़ी बीमारी आ जाती है जो इनक्योरेबल हो, या उस व्यक्ति को वो जीवन भर ढोनी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए हमें इन्हें जानना जरूरी है, अवेयर होना जरूरी है। सिम्टम्स नहीं है, सिम्टम्स बहुत हल्के फुल्के हैं, सिम्टम्स बहुत हल्के फुल्के हैं। जैसे ईचिंग हो सकती है आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, जो ना ईचिंग हो सकती है, हल्की सी स्वेलिंग हो सकती है, रेडिशनेस हो सकती है, हल्का फुल्का पेन हो सकता है और फ्लूइड भी होना चाहिए उसमें। ना, फ्लूइड डिस्चार्ज, ये चीजें आ सकती। ठीक है, तो इसलिए हमें अवेयर होने की बहुत जरूरत है कि भाई ये चीजें हो रही हैं, लेकिन ये इतना है कि बहुत जल्दी ठीक भी हो जाती हैं। जो प्राइम इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, ठीक भी हो जाता है। जब इतनी जल्दी प्राइम इन्फेक्शन ठीक हो जाए तो अब जरूरत पड़ जाती है कि भाई कैसे डायग्नोस करें, है ना। तो डायग्नोस का भैया बहुत ही, मैंने कहा बहुत अवेयर रहना है, या फिर लेबोरेटरी टेस्ट। क्या है, लेबोरेटरी टेस्ट हैं जिनके माध्यम से इन बीमारियों को पकड़ा जा सकता है। लेकिन क्या हम इतने अवेयर रहते हैं इन बीमारियों के बारे में? नो नेवर। क्या हम अपनी बीमारियों किसी को शेयर करते हैं? क्या छिपा के रखते हैं। और यही इन बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है फैलने का, ना। इन्हें कहा कहा क्या गया है जानते हो? आपको सामान्य भाषा में लिखा हुआ मिलेगा कहीं पे, क्योंकि इसका इलाज करने वाले, इसका फायदा कौन उठाएंगे? अगर आप अवेयर नहीं हैं तो इसका फायदा उठाएंगे दो तीन तरह के लोग। एक वो जो आपको मिसगाइड करेंगे, एक वो जो जानते नहीं बीमारियों के बारे में। गुप्त रोग के रोगी मिले प्रत्येक शुक्रवार, है ना। ऐसा क्या है? गुप्त रोग कहा गया है इन्हें। वाई दे आर गुप्त रोग? हाकिम रब्बानी। क्यों है? हमारे शरीर के जैसे और ऑर्गन्स हैं, दीज आर आल्सो ऑर्गन्स। जिस तरह से उन्हें हेल्थ की जरूरत है, ब्लड की ब्लीडिंग की जरूरत है, ऐसे ही इन ऑर्गन्स को भी चाहिए। इन्फेक्शन तो शरीर में कहीं भी हो सकता है। तो हमने एक भ्रांति फैलाई हुई है, इन्हें छिपाया हुआ कि भैया हम इन्हें इसलिए शेयर नहीं करते, हम अपनी बात ढोए फिरते हैं उन्हें। और जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उस स्टेज में पहुंच जाते हैं, डॉक्टर के जब आप पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर आपको दो चार सुना देता है बहुत खरी खरी कि भैया इतनी इस स्टेज में आए हो हमारे पास आप, है ना। तो इसलिए इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे रोग हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, कुछ ऐसे रोग हैं जो वायरस के द्वारा होते हैं, कुछ ऐसे रोग हैं जो प्रोटोजोन्स के द्वारा होते हैं, और फंजाई के द्वारा होने वाले भी इसमें कुछ रोग हैं। ठीक है, लेकिन फंजाई वाले रोग आपके पास नहीं है, कैंडिडाइटिस नहीं है इसमें, कैनेडाइटिस नहीं है ना। तो इसलिए हम उसे नहीं करेंगे डिस्कस। जो है गोनोरिया, सिफिलिस, एक व्यापक रूप से फैलने वाले, इंडियन सोसाइटी में फैलने वाले रोग हैं, बैक्टीरियल हैं। क्या है? बैक्टीरियल। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स क्या है जो मैंने बताया? वो सब में सिम्टम्स एक जैसे आते हैं, लगभग सब में सिम्टम्स एक जैसे आते हैं। क्लेमाइडाइटिस भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है ना। जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं वो पहचाने जा सकते हैं, क्योरेबल है, प्योर क्योरेबल है। लेकिन जो वायरस से फैलने वाले रोग वो बच्चों इनक्योरेबल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। वायरस से तो कोई भी डिजीज फैली, आपने पढ़ा रखा है, वायरस के बाकी तो कोई दवाई होती नहीं, वैक्सीन होती है केवल। वायरस की तो कोई दवाई होती नहीं, क्या होती है? वैक्सीन होती है। या आपका इम्यून सिस्टम होता है। क्या होता है? इम्यून। अच्छा, हमने जब मैं इनके फैलने की बात बता रहा था तो कुछ रोग ऐसे भी हैं जो प्रेग्नेंट मदर से उसके बच्चे को फैल जाते हैं। फीडिंग के फीडिंग के थ्रू भी फैल जाते हैं, नर्सिंग के थ्रू भी फैल जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि केवल ये सेक्सुअल ड्राइव की वजह से ही फैलते हैं, दूसरे और एक्ट भी है जिनकी वजह से ये बीमारियां
फैल जाती है, एक दूसरे में लग जाती है ना। तो गोनोरिया, सिफिलिस और क्लेमाइडाइटिस ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, ये क्योरेबल हैं। ट्राइकोमोनास वेजिनलिस, ट्राइकोमोनास वेजिनलिस एक प्रोटोजोन है जो, इसमें नाम में ही पता लग गया कि किसको बीमारी फैलाएगा जनरली, है ना। जो इसकी कैरियर होती हैं उसे रखती हैं, और ईचिंग, फ्लड, और हम इग्नोर करते रहते हैं उसे, और ये फिर मैन में भी फैल जाती है, ठीक है ना। वहां पर भी लगभग सेम जैसे सिम्टम्स ही दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से सिफिलिस एक खतरनाक रोग है। सिफिलिस को हम प्राइम स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज में पकड़ सकते हैं, और जब ये आखिरी स्टेज में आ जाता है तो फैटल हो जाता है ना। फैटल हो जाता है। फैटल का मतलब जानते हैं आप, मृत्यु का कारण बन जाता है। फैटल उसे कहते हैं जो मृत्यु का कारण बने, और पता भी नहीं चले, है ना। तो भाई ये सब बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, साफ सफाई ना रखने के कारण फैलने वाले रोग हैं, है ना। अभी बताऊंगा मैं हम इनसे कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं, ये भी बताऊंगा मैं, है ना। सबसे पहले तो बैक्टीरियल रोग पता लग गया आपको कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं। गोनोरिया, हाँ, नहीं ये ट्राइकोमोनास प्रोटोजोन से होगा, ये प्रोटोजोन है, ये प्रोटोजोन है, ठीक है। अब आते हैं हम वायरस से होने वाले रोग। वायरस से होने वाले खतरनाक रोग हैं, और इसमें एक रोग तो अत्यंत खतरनाक है, सब जानते हैं आप लोग। सरकारों ने भी पिछले दिनों इनका खूब प्रचार प्रसार किया। क्या क्या है भैया। हाँ, हेपेटाइटिस बी हो गया, और जेनाइटल वॉर्ट हो गए, और हर्पीस, जेनाइटल हर्पीज हो गया, और एड्स हो गया, है ना। ये विषाणु से होने वाले रोग हैं। ये 3 नाम मैंने लिखे हैं। पहला क्या नाम है, HI, क्या नाम है, क्या फुल फॉर्म है इसकी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी वो वायरस जो आपकी इम्यून सिस्टम पे ही हमला कर रहा है। इम्यून सिस्टम जानते हैं क्या होता है इम्यून सिस्टम, ये तो भैया आपका सुरक्षा घेरा है बीमारियों से बचने का, उसको ही अटैक कर रहा है ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक। और करता क्या है, ये बीमारी कौन सी फैला देता है, एड्स। क्या फुल फॉर्म हुई, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम कहते हैं समूह, बीमारियों का समूह, अकेली बीमारी नहीं, बीमारियों का समूह आ जाता है ना। HSV, वेरी गुड, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, रिप्रोडक्टिव हर्पीज फैलाता है ये। हर्पीज कई तरह की हो जाती है, रिप्रोडक्टिव भी होती है ना, और बहुत जल्दी फैल जाती कष्टदायक भी होती है, है, नॉर्मल बहुत ही कष्टदायक भी होती है ना। सामान्य हर्पीज होती है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के चारों तरफ क्या बन जाते हैं, सोर बन जाते हैं, उनमें पानी भर जाता है, और इचिंग करते हैं बहुत जबरदस्त। और ये वायरस ऐसे हैं, एक बार अगर शरीर में घुस गए, हर्पीज का वायरस हमेशा रहता है आपकी बॉडी में, अगर एक बार आ गया खत्म नहीं होगा कभी। हाँ वो है इनएक्टिव पड़ा रहेगा, इनएक्टिव पड़ा रहेगा, मेडिसिन कोई है नहीं, लेकिन डॉक्टर इसके प्रभाव को कम करने के लिए मेडिसिन देते हैं कि भाई इनका इफेक्ट कम हो। तो कैसे बच सकते हैं भाई, साफ सफाई से ही बच सकते हैं, या प्रोटेक्शन से बच सकते हैं। HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस,
वार्ड, मस्से, रिप्रोडक्टिव वार्ड जो होते हैं ना, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, एनस है, उनके आसपास क्या बन जाते हैं? मस्से बन जाते हैं। मस्से तो पूरे शरीर में होते हैं, क्योंकि इसका वायरस 100 से अधिक प्रकार के होते हैं। मत्स्यों के वायरस 100 से अधिक प्रकार के होते हैं, लेकिन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है गर्ल्स में बहुत खतरनाक कर देता है। एक सर्विकल कैंसर का नाम सुनिए, है ना, सर्विक्स का कैंसर जो है, तो उसके लिए ये जिम्मेदार है। दे कैन कॉज सर्विक्स कैंसर, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है बच्चों? यस सर। हिपेटाइटिस बी, हम्म, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस कई प्रकार का होता है यस सर। है ना, लेकिन हिपेटाइटिस बी जो है ना बच्चों, डेंजरस है, क्योंकि ये अन्य वायरस से बहुत तेजी से फैलता है। अन्य वायरस से इसका प्रसार बहुत तेजी से। अच्छी बात ये है हिपेटाइटिस बी, अब हिपेटाइटिस बी कैसे कैसे फैल जाता है भैया? हिपेटाइटिस बी फैलने के कई तरीके हैं। कोइटस के, सेक्सुअल कोइटस के द्वारा तो फैलेगा ही फैलेगा ये। इसके अलावा किसी व्यक्ति को हिपेटाइटिस है, और आजकल तो डिस्पोजेबल सिरिंज आने लगी ना, पहले ऐसा नहीं होता था। क्या होता था? पहले उबाली जाती थी, पहले एक तेल सिरिंज रहते को थे। उबाल हाँ, के कईयों में ठूस दिया जाता था। हाँ, आ भाई तू भी आ। कई बार तो वो, अच्छा मरीज ज्यादा है तो उबालने के झंझट से ही बचने के लिए, चल भाई एक में लगा तो फिर दूसरे में लगा, तीसरे में, चल भाई। तो क्या हो जाता है, अगर एक को हेपेटाइटिस बी है तो इन्फेक्शन दूसरे को मुफ्त में पहुंचेगा। इवन आजकल जो नाई है वो रेजर दूसरा इस्तेमाल करने लगे, पहले तो वो एक ही, है ना, इस्तेमाल करते थे। और अगर मान लिया एक को हेपेटाइटिस है तो वो किसको पहुंच गया? माँ को है तो बच्चे में भी पहुंच गया, है ना। तो इसलिए जहां पर भी ब्लेड का इस्तेमाल हो, रेजर का इस्तेमाल हो, किसी भी एक्टिविटी में हो, नया रेजर होना चाहिए, है ना, किसी भी एक्टिविटी में। हाँ, अभी तो शायद कहीं मैंने पढ़ा, मैनिक्योर पेडिक्योर में भी कुछ इस्तेमाल होता है क्या, रेजर टाइप कुछ? मैनिक्योर पेडिक्योर करते हैं उसमें कुछ होता है क्या, रेजर टाइप कुछ इस्तेमाल है? नहीं होता, वैक्सिंग से होता है क्या वो, मैनिक्योर पेडिक्योर में? गर्म पानी में पैर डाल के फिर खेलते हैं। हाँ शायद मैंने कोई कहीं पढ़ा है क्या है इसके मेरे बारे में, कि वहां पे कोई इंस्ट्रूमेंट। हाँ एक और है, बात कर रहा हूँ। जो बच्चों में आजकल चला है टाइटू बनवाने का। आज ही कहीं तो कौन बनवाता है टाइटू? सभी खाली पड़ी है, एक देखिए, टाइटू बनवाने का खेल है। हमने देखा कितना अनहाइजेनिक बनाते हैं वो लोग, हैं, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, टाइटू बनवाने में लगे हुए हैं। मेले वाले होते हैं हाँ, जो प्रोफेशनल है वो तो अलग से बनाते हैं। हैं? प्रोफेशनल वाले तो अलग से हिंदुस्तान में बेटा प्रोफेशनल की फीस बहुत ज्यादा है, वहां तक जाते नहीं लोग, बनाते हैं। है ना, मैं बनवा जो लेते प्रोफेशनल है थे। वहां तक नहीं जाते। तो भैया टैटू जो बनवा लेते हैं बच्चे आजकल, बहुत शौक होता है ना, तुम्हारी उम्र के बच्चों को ज्यादा शौक होते हैं टैटू टूटू खुदवाने के, खुदवा लेते हैं टैटू। तो भैया अगर किसी को है एड्स या हेपेटाइटिस बी, तो मुफ्त में लेके जा रहा है, उसे पता भी नहीं चला क्या हो गया उसके साथ, है ना। तो भैया खतरनाक, खतरनाक है हेपेटाइटिस बी तो वैसे ही। लेकिन हेपेटाइटिस बी के बारे में एक अच्छी बात है, इसकी वैक्सीन, कितने कितने बच्चों ने हेपेटाइटिस बी का टीका लगवा रखा है? आप लोगों ने लगवाया हुआ है, और किसने? सब बच्चे आज या कल में जाके हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जरूर लगवाए, है ना। अब यार कुछ तो पे करना, ज्यादा अब महंगी नहीं है। शुरू में आई थी तो जब भी वैक्सीन शुरू में आती है तो महंगी होती है, लेकिन अब महंगी नहीं है, शायद 300-400 रुपए में तीन तीन डोज लगती है। कितनी डोज लगती है? 3 डोज लगेंगी। और कम से कम आप ऐसी ये पीलिया है एक तरह का, जॉन्डिस जी सर। एक तरह का क्या है, जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस बी। तो आप उससे बचें, और हिंदुस्तान जैसे देश में लगवानी चाहिए। अब शायद जो बच्चों को लगने वाली है, जो बच्चों को लगती है, वो शायद सरकार की तरफ से मुफ्त लग रही है, जो वो लगाती है ना, आती है आंगनवाड़ी आंगनबाड़ी में, तो बच्चों को तो मुफ्त लगते हैं, लेकिन आपकी एज में चूंकि नहीं लगवाई है तो बच्चों लगवा लो। हेपेटाइटिस बी खतरनाक रोग है, लाइलाज रोग है, एक बार अगर हो जाए
तो जिंदगी भर के लिए आप परेशान रहेंगे। वो बैक्टीरिया आपके लीवर को डैमेज कर देगा, सॉरी बैक्टीरिया कह रहा, वायरस लीवर को डैमेज कर देगा, है ना। तो कोई बुखार नहीं आता, कुछ नहीं आता, बिल्कुल सिंपल, जैसे इंजेक्शन लगता है, इंजेक्शन लगेगा, फिर डॉक्टर पहले लगाएगा, 7 दिन बाद लगाएगा, शायद 21 दिन बाद लगाएगा, इस तरह से 3 कोर्सेज इसके होते हैं, तो आपको लग जाएगी वैक्सीन, आप प्रोटेक्टेड हो जाओगे। कुछ सालों के बाद फिर बूस्टर लगवा लो, है ना। तो भाई जिसकी वैक्सीन है तो उसका तो फायदा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सारे जी हैं? तो सारे बच्चे इंसुलेटेड होने चाहिए हेपेटाइटिस बी से, एक प्रोटेक्शन रहना चाहिए जिन बीमारियों के प्रति हम रह सकते हैं। सचिन जी ने हो गया वो लगवाए फिर तो फिर बचेगा, वो तो जैसे होता है उन्हें भी लगा देते हैं हेपेटाइटिस बी, भाई वो तो वैक्सीन ही तो है, वैक्सीन ही तो है, वो फर्दर प्रोटेक्शन से बचाती है ना। और आप देखते हैं कि बरसात के सीजन में तो कई तरह के हेपेटाइटिस हो जाते हैं, ए भी हो जाता है, कुछ खाने की चीजों से फैलता है, गंदी चीजों से फैलता है ना। तो ऐसे भी फैलते हैं हेपेटाइटिस, HIV, है ना। HIV और हेपेटाइटिस बी में ज्यादा फर्क नहीं है, बस फर्क इतना है कि ये कंट्रोल हो जाते, कंट्रोल तो HIV भी होना चाहिए, अगर पहली स्टेज में आ जाए तो इसे भी कंट्रोल किया जाता है, लेकिन बढ़ता रहता है, क्या रहता है, बढ़ता रहता है, डेंजरस है, सबसे ज्यादा डेंजरस। तो सबसे डेंजरस अगर पूछा जाए, अच्छा हाँ, इन्हें VD भी कहते हैं, इन बीमारियों को क्या कहते हैं, क्या फुल फॉर्म है, मिनरल डिजीज वेनरल डिजीज। क्यों कहते हैं VD, कहाँ से आया ये वेनरल सब, व्हाई दे आर कॉल्ड VD, बताया किसी को। नो सर जी देखिए यूरोप में जो लव के गॉड है ना, वो वेनस है, लव के गॉड क्या है, वेनस है, गॉड ऑफ लव वेनस है। अब जब लव के गॉड वेनस है, तो वहां पे यूरोप में जब वही इफेक्टेड हो गए, है ना, कि भैया प्यार के देवता ये हैं और प्यार के देवता इन्फेक्टेड हो रहे हैं, के कारण इन्फेक्शन आ रहा है, देन दे आर कॉल्ड वेनरल डिजीजेस, यानी VD, वहां से ये शब्द आया है। हालांकि आजकल इसे कम इस्तेमाल होता है क्योंकि ये एक परंपरागत शब्द है ना। और आज की टर्मिनोलॉजी में इसे कहा जाता है STI, क्या कहा जाता है, STI। इनसे बचे कैसे बीमारियों से, क्या तरीके हैं बचने के। अच्छा ये बीमारियां पता कौन सी उम्र में सबसे ज्यादा होती हैं, मेरे सामने कितनी उम्र के बच्चे बैठे हैं, 18 हाँ ये हो गया इसी एज ग्रुप के बच्चे बैठे हैं, तो ये बातें आपके बारे में ही हो रही हैं, जी लेकिन आप है ना। आपकी उम्र के बच्चे ही ज्यादा भटकते हैं इधर उधर, जैसे लक्ष्य से भटक जाते हैं टैटू बनवाने में एक तरफ चलेंगे, फैशन चल रहा, फैशन चल रहा, टैटू टैटू टैटू, है ना, वो टैटू आपको बना देते। तो भैया देखो इसलिए जरूरी है, अच्छा ये एक थ्रेट भी है सोसाइटी को, ये जो इन्फेक्शन है एक हेल्दी सोसाइटी को थ्रेट भी है। कारण क्या है भैया, अगर आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी नहीं है तो इसका मतलब है आपकी जनरेशन भी अच्छी नहीं है, आपकी सोसाइटी भी अच्छी नहीं है, सोसाइटी अच्छी नहीं है तो देश भी अच्छा नहीं है, सारे मरीज बने घूमेंगे, आइसोलेशन हो जाएगा आपका। तो इसलिए भैया कुछ प्रिकॉशंस रखने जरूरी है। सबसे पहला प्रिकॉशन जो प्रैक्टिकल है वो रख सकते हैं, ऑलवेज यूज कंडोम व्हेन गो फॉर कॉइटस। नंबर 2, नॉन व्यक्ति के साथ जिसके आपका हेल्थ के बारे में आप नहीं जानते, उनके साथ कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, सिंगल पार्टनर रिलेशन होना चाहिए, मल्टी पार्टनर रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर बीमारी का पता लगता है तो तुरंत एक्सपर्ट डॉक्टर से, जो सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं रियली, उनसे कंसल्ट करना चाहिए, ना कि इधर उधर भटकना चाहिए। इसमें अब एक अच्छी बात यह है
कि लेडीज एंड जेंट्स दोनों तरह के सेक्सोलॉजिस्ट मौजूद है, हाँ जी। है ना? तो अब इसमें कोई शर्म, हया या संकोच की बात नहीं रहेगी कि भाई हम अपनी बात किसे कह के कहें, ठीक है? अपनी पॉकेट मनी को हमेशा जोड़ के रखिए, इधर उधर खर्च करने की बजाय। और अगर आपको कभी डाउट हो तो यू गो टू ए, अगर बॉयज हैं तो जेंट्स सेक्स स्पेशलिस्ट के पास जाएं, गर्ल्स हैं तो अपने पेरेंट्स को कह के उसके पास जाएं और अपना एक चेकअप करा लें ना, तो उसमें दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि होती है दिक्कत। एक तीसरा है, एक अच्छी बात यह है कि अपने जेनिटल्स ऑर्गन की बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई करके रखें, वहां पर गंदे कपड़े, गंदी चीजें इस्तेमाल ना करें। मैं एक बात उनका भी जाके कहता हूँ हमेशा बच्चों को कि भाई आपके घर में सबसे साफ, सबसे क्लीन जो बर्तन होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए जानते हो? हैं? हैं? क्या होना चाहिए? जानते हो क्या होना चाहिए? सबसे साफ बर्तन जिसे आप यूज करते हैं, नंबर ए, अगर आप इंडियन टॉयलेट यूज करते हैं तो इंडियन टॉयलेट में जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं ना, वो सबसे साफ और सबसे क्लियर होना चाहिए, उसे तो डेली फिनाइल से साफ होना चाहिए, वो नंबर एक। नंबर दो, अगर आप यूरोपियन टॉयलेट यूज करते हैं तो क्योंकि वो टच करती है आपकी बॉडी, ठीक है, सिर से मिटते में टच कर रही है आपकी बॉडी, तो वो डेली क्लीन होने चाहिए, है ना? क्योंकि हमने पता है जब हम छोटे होते तो जो सबसे घर का गंदा बर्तन होता था ना, इसे लैट्रिन का डब्बा के डब्बा बना दो भाई। अरे भाई नहीं, आज इस कॉन्सेप्ट को बदलो ना, चेंज करो, इसे बदलो, ठीक है? चले, यहाँ तक बात समझ में आई है? एड्स के बारे में अलग से लेसन है आपका, लेसन 8, उसमें भी पूरा का पूरा हम अध्ययन करेंगे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा पढ़ाया। भैया ये तो उनके बारे में बात हो गई जो सेक्सुअली एक्टिव है, फर्टाइल है ना? कुछ बहुत से ऐसे भी व्यक्ति संसार में, भारत में ऐसे हैं जो फर्टाइल नहीं है, उसमें इनफर्टिलिटी है। क्या है इनफर्टिलिटी का मतलब? इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं? क्या डेफिनेशन होनी चाहिए इनफर्टिलिटी की? सर जी, हैं? सुरक्षित सहवास के सर जी, बोलो बोलो सर जी, असुरक्षित सहवास के बावजूद वे संतान पैदा कर पाने में असमर्थ होते हैं। नेवर तो नहीं है, नेवर नहीं आएगा, ये तो गलत है। नेवर कर लेते हैं, इलाज होगा तो नेवर कहाँ आएगा? नेवर। हाँ, अनेबल टू चिल्ड्रन। प्रोजेनी। हाँ देखो, ये माना गया है, अगर आप अपनी एनसीईआरटी लोगे ना और एनसीईआरटी के सबसे आखिर में समरी पे आओगे और समरी के लास्ट वाले पहरे को पढ़ोगे तो उसमें 2 ईयर कोई भी कपल अनसेफ, अनप्रोटेक्टेड कोइटस करता है 2 ईयर तक और उसके बावजूद भी उसके कोई संतान ना हो, तो हम उसे कहते हैं वहां पर प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी है। तो यहाँ पे एक लिमिट बांध दी गई है 2 ईयर, है ना? ध्यान में रखनी है ये लिमिट। कितने कितने तक इंतजार करते हैं हम? 2 ईयर तक देखा जाता है, डॉक्टर भी कहते हैं वेट। और 2 ईयर के बाद भी अगर संतान ना हो शादी के, तो हम कहते हैं कि भैया वहां इनफर्टिलिटी है। इस इनफर्टिलिटी के कई तरह के कारण हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी के कारण कई है।
क्या क्या कारण हो सकते हैं भाई? किस कारण से हो सकती है इनफर्टिलिटी? कहने का अभिप्राय किया। अच्छा, इनफर्टिलिटी प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की होती है वैसे तो। प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है, एक बार तो बच्चा हो जाता है लेकिन दूसरा बच्चा होने में दिक्कत आती है। नहीं सॉरी, प्राइमरी में होता ही नहीं। सेकेंडरी में क्या होता है कि एक बार एक डिलीवरी तो हो जाती है लेकिन सेकेंड डिलीवरी में डिले हो जाता है, नहीं होती, तो उसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम टोटल ऑल अबाउट इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसके कई तरह के कारण हो सकते हैं। ये कारण फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं। इम्यूनो, इम्यून सिस्टम में गड़बड़ा है, इम्यूनो है ना। इम्यून का मतलब है कि भाई सर्विक्स या वजाइना में जाके सारे स्पर्म को मार दे वो। इम्यून आगे, इम्यून बन गई वो, है ना। सर्विक्स इम्यून बन गई, यूट्रस इम्यून बन गया, वो फर्क नहीं दे रहा स्पर्म्स को वहां पर, है ना। तो इम्यून कारण भी हो सकता है। और कुछ कारण ऐसे हैं जो सिंस बर्थ होते हैं। कुछ कारण ऐसे हैं जो बर्थ होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल यानी स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर है जेनेटल ऑर्गन्स की, वो इस तरह की हो कि वो कंसीव ही ना कर सके, वो कंसीव ही ना कर सके। तो कई तरह के कारण बच्चों इसमें हो जाते हैं, कारण कोई भी हो। कुछ इनफर्टिलिटी ऐसी होती है जो दूर हो सकती है इलाज के द्वारा, लेकिन अगर कोई पेयर स्टेराइल है, क्या है? स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब समझते हैं? उनमें संतान उत्पन्न करने की कोई संभावना ही नहीं, तो भैया वहां तो फिर एडॉप्शन बचता है ना। एक रास्ता बचता है, वो एडॉप्ट करे चाहिए, है ना। इसके अलावा कोई रास्ता वहां नहीं बचता। आर्ट क्या है? क्या है भाई आर्ट? हैं? सर जी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। आर्ट शब्द का मतलब, मैंने कहा ना ये लिखते रहना सारे अपनी डिक्शनरी में अलग अलग जो आ रहे हैं शब्द, इनके मतलब पूछे जाएंगे आपसे, है ना। अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि जो इनफर्टाइल पेयर है उसे भैया इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके संतान सुख दिया जा सकता है, कि उन्हें भी बेबी प्रोवाइड किया जा सकता है। और ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? आर्ट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? आर्ट के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या होता है इसमें आर्ट में, क्या क्या टेक्नोलॉजी हमने विकसित की है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या है ये बेटा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का? सर जी एक टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन। हाँ, सेम। आज तक हमने चाहे जितनी भी साइंस को डेवलप कर लिया हो, लेकिन हम अभी तक एक आर्टिफिशियल यूट्रस तैयार नहीं कर पाए, कि एक ऐसा यूट्रस बना दें आर्टिफिशियली जिससे कि भाई जिसमें काम ले लें। तो अब हमें जब वो नहीं कर सकते, तो हम उन्हीं कंडीशंस में जो क्या होती हैं, एक यूट्रस के अंदर टेम्परेचर इतना है, ह्यूमिडिटी इतनी है, ये सब चीजें करते हुए हम आईवीएफ करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी शरीर से बाहर फर्टिलाइजेशन किया जाता है। विट्रो कहते हैं, विट्रो का मतलब है कांच का बर्तन। विट्रो किसे कहते हैं? कांच के बर्तन। पेट्री डिश होती है ना, एक तरह की क्या होती है? पेट्री डिश होती है, उसमें ये कार्य किया जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का, है ना। आपने देखा होगा आजकल ऐड भी आते हैं अखबारों में, पहले पन्ने पे लगा रहता है आईएफ सेंटर, आईवीएफ सेंटर, यहाँ 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 निसंतान मिले, है ना। तो ये बहुत हाई स्किल्ड कार्य है। और इन सब की जो आर्ट के जो कार्यक्रम है,
इनकी जानते हैं सक्सेसफुल रेट क्या है? 20 से 40%। सक्सेसफुल रेट क्या है इनका? 20 से 40%। 20 से 40% तक ही सक्सेस रहते हैं, वो भी तब जब बहुत हाई स्किल्ड डॉक्टर के द्वारा, चिकित्सकों के द्वारा ये कार्य किए जाए। अब भैया आईवीएफ कैसे किया जाए? अब देखो कमी क्या क्या हो सकती है। कमी तो भैया किसी में भी हो सकती है एक, हाँ ये भी एक मित्र है भैया हिंदुस्तान में। देखो हिंदुस्तान के पुरुष कितने बेचारे सीधे सरल है ना, कितने सीधे सरल पुरुष रहते हैं। अगर किसी को संतान नहीं हो रही है तो सबसे इजी टारगेट कौन है? वुमेन। महिला के कारण नहीं हो रही, इसकी दूसरी शादी कर तो हो जाएगी, है ना, जबकि कमी उसमें है। तो आपके एनसीईआरटी भी कह रही है इस बात को, है ना। तो ब्लेम कर दिया जाता है लेडीज को, हालांकि जबकि ऐसा नहीं है। या इनफर्टिलिटी किसी में भी हो सकती है। स्पर्म का काउंट कम हो, स्पर्म बनते ही ना हो, स्पर्म बनते ही ना हो, स्पर्म की मोटेलिटी बेकार हो, स्पर्म की क्वालिटी बेकार हो, तो ये सारे कारण भी तो हैं जो मेल में होते हैं। इम्पोटेंसी हो, उसमें क्या हो? इम्पोटेंसी हो पुरुषों में। तो ये सारे कारण हैं जो कि इनफर्टिलिटी के कारण बन जाते हैं। तो अब ऐसे केस में क्या करें? ऐसे केस में डॉक्टर के पास एक ही तो चीज बचती है कि भैया मान लिया किसी में स्पर्म नहीं बनने, है ना, किसी में स्पर्म नहीं बन रहे, तो क्या करेंगे भैया? ये स्पर्म में वो क्वालिटी नहीं है कि वो फर्टिलाइज कर सके, या किसी में ओवा नहीं बन रहा है, या ओवा में वो क्वालिटी नहीं है कि वो फर्टिलाइज हो जाए। तो ऐसे केस में डॉक्टर क्या करेगा? यहाँ पे दो केस हो गए, हस्बैंड भी हो सकता है स्पर्म का, डोनर भी हो सकता है, ओवा की वाइफ भी हो सकती है और डोनर भी हो सकते हैं। देखो दोनों चीजें चलेंगी ना। जिसका काम कर रहा है उसका तो वो स्वयं है, और इसमें नहीं है तो वहां किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? डोनर की हेल्प लेनी पड़ती है। अब क्या करेंगे भैया? स्पर्म लेंगे और क्या लेंगे? ओवा लेंगे। उन्हें एक पेटी डिश में एनवायरमेंट में उसी में रखेंगे और उन्हें क्या करा देंगे? फर्टिलाइजेशन के लिए छोड़ देंगे। ओवा है, स्पर्म है, फर्टिलाइज कराएंगे आउटसाइड द बॉडी, है ना, और फिर वॉच करते रहेंगे उससे। फिर उस क्या बन जाएगा? वो जाइगोट। अब जाइगोट या जाइगोट में तो क्लीवेज होने भी शुरू होंगे। जब वो 8 ब्लास्टोमियर तक बना चुका है, तब तक 8 तक, तो सबसे पहले कहाँ जाएगा वो? फेलोपियन ट्यूब में। फिर उसे ले जाके फेलोपियन ट्यूब में रख देते हैं कि भाई अब इसकी बॉडी से एक्सेप्ट कर ले। किसको रखा हमने? जाइगोट। किसे को रखा? जाइगोट को। नाम आया ZIFT। एक और टर्म Z फॉर, E फॉर, P फॉर एंड ट्रांसफर, T फॉर ट्रांसफर। ठीक है बेटा? यस सर। और अगर क्लीवेज में 8 या 8 से ज्यादा सेल हो जाती हैं, अब उसे तो भैया फैलोपियन ट्यूब में क्यों रखना, क्योंकि वो तो सरक के कहाँ जाता है? आपने पढ़ा है साइकिल पूरा का पूरा। उसके बाद जाइगोट कहाँ जाता है? यूट्रस में। जब हम उसे क्या रखते हैं? यूट्रस में। इसे हम क्या कहते हैं? IUD। इसे क्या कहेंगे हम? इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। और फिर वहां जाके ये ओवा जो है इम्प्लांट हो जाता है, इम्प्लांट होके विकसित होता है। ये तो उन देखो प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है। प्रॉब्लम मैंने बताया ना कई तरह की होती है। पहले एक बार प्रॉब्लम पे हम जिक्र कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या हो सकती है भैया? स्पर्म ना बने, ओवा ना बने। दोनों ही ऐसे आ जाए ना, एक में स्पर्म बन रहा ना इसमें ओवा बन रहा है, तो यहाँ पे दोनों के ही डोनर लेने पड़ेंगे। एक हो जाता है कि भैया स्पर्म भी बन रहे हैं और ओवा भी बन रहे हैं, स्पर्म भी बन रहे हैं और ओवा भी बन रहे हैं, लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, तो वहां पे सैरोगेटरी मदर की सहारा लिया जाता है। वहां पे एक मदर आ जाती है ना, एक तीसरी मदर लेके एक तीसरे में उनको जो है तीसरे में इम्प्लांट कर दिया जाता है कि भाई स्पर्म आपके आप उसके बायोलॉजिकल माँ भी वही है, बायोलॉजिकल फादर भी इसे, लेकिन जन्म देने वाली माता जो है
वो दूसरी है। तो एक कंडीशन ये भी आ सकती है, एक कंडीशन आ सकती है कि भैया फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है, फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पे एक और टेक्निक है, इन विवो। इन विवो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या है, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, इन विवो, बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इतनी क्वालिटी तो है कि भाई फर्टिलाइजेशन एग हो रहे हैं, लेकिन उससे आगे की प्रक्रिया नहीं हो रही है। अब क्या करें, क्या होगा। अच्छा हाँ, एक टर्म छूट गई, ये जो है ना ये टर्म्स, इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब। अच्छा, टेस्ट ट्यूब बेबी में, बेबी को किसमें पैदा किया जाता है, बस यही भ्रांति है। आगे पैदा तो वहीं करा जाता है, फर्टिलाइजेशन होता होगा। टेस्ट ट्यूब में केवल जाइगोट बनता है, और वो भी टेस्ट ट्यूब में नहीं बनता, वो भी पैट्री डिश में बनता है ना, वो भी पैट्री डिश में। टेस्ट ट्यूब इसलिए कह देते हैं कि भैया लैब से संबंधित है, कांच का बर्तन है, तो टेस्ट लैब में किया गया है, सफलता का रेट 20% से 40% है, सफल हो भी सकता है, सफल नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में डाल के टेस्ट किया जा रहा है, ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो भैया हाथ जोड़ लेंगे। तो टेस्ट ट्यूब बेबी कभी भी टेस्ट ट्यूब में उत्पन्न नहीं होता, वो उत्पन्न तो कहाँ होता है, वोम में ही होता है ना। चलिए, इन्हें दे दिया जाता है भाई बच्चा, लो। और अगर बिल्कुल ही ना हो तो वहां पे मैंने बताया सबसे बढ़िया क्या चीज रहती है, हिंदुस्तान जैसे देश में इतने सारे बच्चे ऑर्फन हैं, अनाथ हैं, कई कारणों से अनाथ, कई कारणों से अनाथ है, तो ऐसे बच्चों को गोद ले लिया जाए, तो सबसे अच्छी चीज तो ये रहती है ना। तो भाई ये समझ में आई बात है। और हाँ, खड़े हो जाओ, कुछ बेटा समझ में आया है। अच्छा, ईवी ईपीबी तो है एक, ईटी हाँ टी, एक टर्म आ गई, ट्रांसफर। ये जो हुआ है यहाँ पर, जो हमने किया है इसे, किसे, ये ये दोनों के दोनों क्या है, एक तरह के ईटी हैं, ये दोनों के दोनों क्या है, ईटी है। एम्ब्रियो का ही तो ट्रांसफर किया है हमने इसमें, एक टर्म ईटी भी है, ठीक है। मेरे हिसाब से सारी टर्म्स हो गई। जी एक है GIFT। हाँ, गिफ्ट तो रह गया, आओ भाई। फरहान गिफ्ट क्या है, हाँ सही आ जाता ये वाला गिफ्ट जिसके आगे बिंदियां लगी हुई हैं, इसके साथ ही कुछ मिलता जुलता है, जिप गिफ्ट। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, आप तो इस बच्चे के लिए ताली बजा दो। हमने भी बताया था कि इसमें स्पर्म और ओवा नहीं बन रहे हैं, तो डोनर से लिए, लेकिन फैलोपियन ट्यूब काम कर रही है, यूट्रस काम कर रहा है, यूट्रस क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो भैया हमने, अच्छा अभी तो एक और बची है, एक और तीन, अब याद आ गया मुझे, अभी तो एक और टर्म आ गई, हाँ अभी लिखूंगा उसका नाम भी। तो बेटा क्या होता है कि स्पर्म लिए, ओवा लिए, और कहाँ छोड़ दिए गए, या तो यूट्रस में छोड़ देते हैं या फैलोपियन ट्यूब में, हालांकि फैलोपियन ट्यूब में छोड़े जाते हैं, जिससे वो फर्टिलाइज होके अपना सेटअप कर ले, क्योंकि उनमें गैमेट्स तो नहीं बन रहे हैं, है ना? कि सब काम तो हो रहे हैं, तो इसलिए इसे काम कर देते हैं। बैठो, ये ओवा है, ये मैंने शायद पहले भी जिक्र कर छोड़ा था, ये इसका साइटोप्लाज्म,
ओवा का क्या है? क्लोरोप्लास्ट। इसके बाहर कौन है? छोना पेलोसीटा। फिर अंदर क्या है? हैं? कोरोना रेडिएटा तो सबसे बाहर है। अंदर क्या है जोना पेलोसीटा के अंदर? फ्लेमा। कौन है? भैया हम क्या कर रहे हैं कि अब हम कह रहे हैं भाई ज्यादा कुछ नहीं, बहुत ही जरा इसे इंटेंसिव कर दो, स्पर्म भी कम है हमारे पास तो इसे कम कर दो। तो क्या करते हैं हम, एक ही स्पर्म, केवल एक चुना हुआ स्पर्म ही हम बहुत फाइन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा इसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ गया, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ गया। कौन गया? स्पर्म गया है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसके लिए क्या टर्म यूज हुई है बताओ? साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आईवी आएगा ना? आईसीएसआई। आईसीएसआई, यस, पूरा ही। हमने साइटोप्लाज्म के अंदर ही स्पर्म डाल दिया। अब अगर फर्टिलाइज हो गया, हो जाता है, चांसेस वही 20 से 40%। जी। और लेकिन ये बहुत हाईली स्किल्ड डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। तो हम यहाँ पर स्पर्म, अब यहाँ पे क्या कमी है? ओवा तो बना, ओवा तो बना, लेकिन स्पर्म काउंट उतना नहीं है। स्पर्म अब उतने में से ही कोई स्पर्म हमने लिया, भाई ठीक है, इतने स्पर्म बन तो रहे हैं, एक स्पर्म लिया और उसे डाल दिया साइटोप्लाज्म के अंदर, फर्टिलाइजेशन करा दिया, फर्टिलाइजेशन के अंदर जाइगोट बन गया, और सारे कार्यक्रम फिर वो ऐसे ही चल रहे। अच्छा, इनमें एक काम किया जाता है, इनके रेट को बढ़ाने के लिए जानते हैं, कुछ मेडिसिन फीमेल को खिलाई जाती हैं। क्यों? हार्मोनल लेवल भी। हाँ, इसलिए खिलाई जाती हैं कि जल्दी जल्दी बहुत सारे ओवा बने, क्योंकि स्पर्म तो बहुत सारे हैं लेकिन ओवा तो एक महीने में एक बन रहा है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है कि उन्हें ओवुलेशन को बढ़ाने वाली कुछ मेडिसिन देकर कई ओवा के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, क्योंकि चांसेस हमने कितने बताए? 20 से। डॉक्टर भी इसमें रहता है कि भैया सक्सेस रेट ज्यादा रहे, तो ज्यादा ओवा को फर्टिलाइज करके अपने सुपरविजन में वो रखते हैं। आईवीएफ सेक्टर देखा है किसी ने? बॉक्स लगे रहते हैं बहुत सारे। अच्छा हाँ, एक मूवी देखी होगी आपने, आयुष्मान खुराना की थी शायद, ये किसकी थी? अक्षय कुमार। गुड अक्षय न्यूज। कुमार है तो गुड अच्छा, न्यूज गुड है। न्यूज। गुड न्यूज है। हाँ, गुड न्यूज देखी है। ना देखिए। हाँ, एक स्पर्म बैंक होता है। क्या होता है? इस पर स्पर्म बैंक भी होते हैं बड़े बड़े शहरों में। जी। स्पर्म बैंक होते हैं जहां पर कुछ ऐसे लोगों के स्पर्म डोनेट कर लिए जाते हैं, उन्हें बता दिया जाता है कि भाई ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जिनकी संतानें नहीं है, तो जिनका स्पर्म काउंट क्वालिटी अच्छी होती है, उनके स्पर्म को क्या कर लेते हैं? बैंक। हालांकि पिक्चर में तो काफी कुछ फ्यूजन दिखाया गया, ऐसा नहीं होता। एक व्यक्ति के स्पर्म एक या दो बार लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वेरिएशन क्रिएट करना हो। क्या करना है? पिक्चर में तो थोड़ा दिखा देते हैं कि भाई एक ही व्यक्ति अपने स्पर्म डोनेट कर रहा है, स्पर्म डोनेट कर रहा है, ऐसा नहीं होता। जो डोनेशन कैंप होता है वो कहता है एक व्यक्ति के एक या दो बार स्पर्म लेते हैं, ठीक है, उसके बाद दूसरे व्यक्ति के स्पर्म वो लेते हैं, कि भाई जिससे वैरायटी बनी रहे। अगर कोई डिजीज हो तो एक व्यक्ति में ना फैले, लगभग बचा रहे, रेट बचा रहे, है ना, इस तरह से ये हो। तो भैया हमारे चारों तरफ समाज भी, जो समाज की प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं उन पर अपनी बात कहने का जो मंच है, अलग अलग माध्यम से अपनी बात को वो कहते हैं। उन्होंने एक मूवी के माध्यम से इस समस्या को रखा, इनफर्टिलिटी, कि लोगों में इनफर्टिलिटी की समस्या होती है और वो यूज करते हैं इसे, हैं? तो यार कुछ रहा इसमें? इंसेमिनेशन। अच्छा हाँ, सही 10-10 हो गए। हो जाएंगे। चलो, इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन भी यही है जी। कि भैया ये भी दो तरह से किया जा सकता है ना, कि इंसेमिनेशन का मतलब जानते हैं कब करना पड़ता है? जब इम्पोटेंसी हो, जब इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी का क्या मतलब है? कि जो पेनिस है वो स्पर्म को इजेकुलेट करने की पोजीशन में नहीं रहता, कि वो
इंसेमिनेशन कर सके। तो उसके टेस्टिस को कभी-कभी तो टेस्टिस को काट के उसमें से ही ले जाते हैं स्पर्म। हल्का सा चीरा लगा के उसमें से स्पर्म लेके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से और वो फिर इंसेमिनेट कर दिए जाते हैं। ठीक है? जिससे कि उन्हें संतान सुख मिल सके। आजकल 1-2 बच्चे ही तो करना चाहते हैं लोग। ये इतना तो सैक्रिफाइस कर देते हैं लोग इंसेमिनेशन के लिए। ठीक है? तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। क्लियर? तो आप इस लेसन को जो टर्म्स हैं उन्हें अच्छी तरह से कर लेंगे। ठीक है? और एक लेसन और तैयार हो गया आपका। चलिए पढ़ते रहिए अच्छी तरह से और याद करते रहिए। फरहान हमें अच्छा लगता है ये याद करने लगा है बच्चा। तो भाई सब देखो, जब ये शुरू में आया था बच्चा जानते हैं, कितने बच्चे जानते हैं इसे शुरू में? इसका रेट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या था? बहुत डाउन था। और अब इसका रेट ऑफ कॉन्फिडेंस अच्छा है। हालांकि मैं जानता था कि इस बच्चे की मेमोरी शार्प है। मैंने तब पहले दिन दूसरे दिन ही पकड़ लिया था कि इसकी मेमोरी ठीक है। इफ ये करना चाहे तो कर सकता है और ही विल डू। निश्चित रूप से करेगा बच्चा। तो ऐसे ही आप लोग भी अपनी ताकत को पहचानिए, क्षमता को पहचानिए और उसे अप्लाई कीजिए। ठीक है? थैंक यू। बताना